हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एक रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कैश ट्रांजैक्शन पे। तो होता क्या है कि देखिए, जो जो कहा जाता है कि कानून से मत खेलो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इट इज़ डबल एज वेपन। तो वो वो इस केस में ये चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी कि कैसे होते हैं कानून के हाथ लंबे। तो पहले चलते हैं फैक्ट्स पे। हुआ ये कि एक इंडिविजुअल ने अपना इन दूसरे मतलब ए ने मान लीजिए बी के साथ, जो कि एक ट्रस्टी था, उसके साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया। और एग्रीमेंट टू सेल करके कहा कि प्रॉपर्टी थी 9 करोड़ के आसपास का। वो एग्रीमेंट टू सेल हुआ और उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे, तो ठीक है। तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया और 75 लाख जो है कैश उन्होंने उनको एडवांस पेमेंट भी कर दिया। तो और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये एग्रीमेंट हुआ। अब क्या उन्होंने किया कि कुछ दिन बाद वो जो ए थे जिन्होंने परचेज करने के लिए वो एग्रीमेंट टू सेल किया था, वो एक सिविल सूट ले आए ट्रस्ट के खिलाफ। प्रॉपर्टी थी वो ट्रस्ट की, ट्रस्ट ओनर था। लगभग 185 साल से वो उस पर उसका पोजीशन है और वो ओनर है। तो उसके खिलाफ सिविल सूट लेके आए और क्या करके लाए कि हमें स्टे दे दिया जाए इस ट्रस्ट के खिलाफ, क्योंकि हमें ये पता चला है कि वो ट्रस्ट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मीनिंग देयर बाई कि भाई जब हमारा एग्रीमेंट टू सेल हो रखा है, तो वो थर्ड पार्टी क्यों कर रहा है इंटरेस्ट क्रिएट, तो वो उसे उससे रोका जाए। इस बात का सूट लेके आए सिविल कोर्ट में। और ये मामला है बेंगलुरु कर्नाटक का। तो अब उसमें सिविल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए और समन इशू कर दिए ट्रस्ट को। तो ट्रस्ट ने अपियर होते ही सबसे पहले एक एप्लीकेशन मूव करी। क्या है कि सीपीसी में अगर एक प्रोविजन है ऑर्डर 7 रूल 11 का, कि अगर अगर इस कोई भी ये सूट वगैरह आता है, उसमें अगर आप ये देख पाते हैं कि भाई वो उसमें 6 ग्राउंड्स हैं, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन ना बनता हो, लीगली बार्ड हो वो सूट, या स्टैम्प पेपर प्रॉपर ना लगाए हो, वैल्यूएशन ना हो। तो इन सब ग्राउंड, ये ग्राउंड्स हैं 6। उनमें आप ये ऑर्डर 7 रूल 11 के में एप्लीकेशन ला सकते हैं। और वो कोर्ट अगर पाता है कि आपका ग्राउंड सही है, तो वो वहीं का वहीं उस सूट को डिसमिस कर देगा। आपको पूरा ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि सिविल केसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 3 3 4 4 डिकेड्स इवन लग जाती है। तो खैर, तो इसलिए ये प्रोविज़न बेनिफिशियल प्रोविज़न है, ये किया गया है सीपीसी में। तो इसके तहत वो 11A और डी के तहत, रूल 11A और डी के तहत वो एप्लीकेशन लेके आए कि एक तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है और दूसरा लीगली बार्ड है। तो ट्रायल कोर्ट ने उसे सुनते हुए, ये ब्रीफ फैक्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे कहाँ पे ट्विस्ट लिया वो अभी आ गया आपको बताऊंगा, जहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स के लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं। इस तो मेन टॉपिक वही है, लेकिन फैक्ट्स बस जानना जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन पे हियरिंग करके उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ट्रस्ट जो है फिर हाई कोर्ट चला गया, क्योंकि 9 करोड़ का मामला था, तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज का मैटर था, तो सीधे उनके रिजेक्शन पे हाई कोर्ट मैटर पहुंच गया। हाई कोर्ट ने देखा कि भाई ये रीजन ऑर्डर नहीं है, तो उन्होंने रिमांड कर दिया इस डायरेक्शन के साथ कि विद इन 3 मंथ्स आप इसका डिस्पोजल करें विद रीजन ऑर्डर। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने फिर से उसको पूरी तरह से सुना, उस एप्लीकेशन पे हियरिंग हुई और फिर रीजन ऑर्डर देते हुए उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, सूट मेंटेनेबल है। फिर वो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी सुना, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। तब ये मामला इस तरह से आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल डिस्कस किया और उसको जो भी दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स थे उनको सुना, और पाया कि देखिए, बेसिक थिंग कि एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच। तो ए तो ठीक है, ए सूट लेकर आया,
तो बी के बीच एग्रीमेंट हुआ, ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ, पार्टी उसने सूट लेकर आया ट्रस्ट के खिलाफ, मतलब सी के, तो बी को तो पार्टी नहीं बनाया, तो उन कॉज ऑफ एक्शन तो बनता नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट में ट्रस्ट का कहीं नाम नहीं है, ट्रस्ट है नहीं, पार्टी एग्रीमेंट उसके साथ हुआ नहीं, तो कैसे भाई आप सूट ले आए, उसको पार्टी नहीं बनाया, उनको भी पार्टी बनाना चाहिए था जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ, तो पहली बात। और दूसरी बात कि लीगली बार्ड जहां तक था डी, क्लॉज डी के तहत, तो वो उन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई टाइटल डिस्प्यूट होता है तो आपको डिक्लेयर फॉर सूट फॉर डिक्लेरेशन इस तरह से लाना होता है लीगली, कानून के हिसाब से। आप डायरेक्ट केवल थर्ड स्टे का सूट नहीं ला सकते कि भाई इंजंक्शन का सूट ले आए और थर्ड पार्टी, जैसे इस मामले में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट कर सके, ऐसे नहीं। जब ओनरशिप डाउटफुल है अगर आप कह रहे हो, तो फिर आप ओनरशिप डिक्लेरेशन पे लेकर आना चाहिए सूट। तो कोर्ट ने ये भी माना, और इन दोनों को डिटेल डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, और वो रिजेक्ट किया, और एप्लीकेशन जो है ट्रस्ट की अलाउ हुई। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि 2017 में इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया था 269 एसटी में, सेक्शन 269 एसटी में, और उसमें ये कहा गया कि जो क्या कहते हैं 2 लाख से ऊपर की प्रॉपर ट्रांजैक्शन है वो कैश नहीं होगा। मैं पढ़ देता हूँ कि 269 का जो है वो क्लियरली वो ये कहती है कि इट प्रोहिबिट्स रिसिप्ट ऑफ कैश of rupees 2 lakh or more otherwise than by an account paid check or account paid bank draft or use of electronic clearing system. Moreover, this section 269 ST will not come into picture where section 269 as applicable. तो ये डेफिनेशन नहीं है, बट मैंने ये आपको बताया कि एस 269 ST क्लियरली प्रिस्क्राइब करती है कि 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन केवल ऑनलाइन या चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से ही हो सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इनका केस ये है कि 75 लाख जो है एडवांस कैश पेमेंट हो रखा है। तो अब वो बातचीत निकल के आती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून से खेलना नहीं चाहिए। तो देखिए दोनों, और इट इज टू एज वेपन। तो अब वो तो अपना ये केस बना के लाए थे कि 75 लाख हमने कैश दिया। कोर्ट ने कहा जब 2 लाख 2017 में अमेंडमेंट हो गया तो इसका मतलब कानून का फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये तो वैसे ही इलीगल है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई 2017 से इतना टाइम हो गया है, और इससे इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड था एग्रीमेंट टू सेल, तो वो इसका मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने भी नहीं चेक किया ये बात। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शन इशू किए लोअर जुडिशरी को भी और सबऑर्डिनेट जुडिशरी को भी, और जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, सब रजिस्ट्रार वगैरह, जहाँ ये सब एग्रीमेंट या सेल डीड वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, उन्होंने कहा 4 डायरेक्शन दिए। उन्होंने पहला एक कोर्ट के लिए दिया सबऑर्डिनेट जुडिशरी को कि जहाँ पे भी आप 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन कहीं पेपर में पाते हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। और ऐसे ही जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का रजिस्टर्ड होने के लिए आता है जिसमें 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, तो उसमें भी जो है वो इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो और बाद में कहीं ये आती है किसी सीजर में, रेड में, जो इनकम टैक्स वगैरह में होती है कि भाई यहाँ तो ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है और वो 2 लाख से ऊपर है, और या कहीं से भी ये बात पता चलती है कि भाई इस तरह से है और इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने के लिए डायरेक्शन दे दी। और हाई अपने रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी कि इसकी कॉपी सर्कुलेट कर दी जाए सारे हाई कोर्ट्स में, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए, ताकि स्ट्रिक्टली इस जजमेंट का कंप्लायंस हो सके। तो इसलिए अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैं इसलिए आपके अवेयर कराना चाहता हूँ कि देखिए हम उसमें लाइफ में, जैसे हम ये है कि कोई प्रॉपर्टी का सेल हो रही है, सेल परचेज, तो उसमें क्या देखा गया है कि सर्कल रेट तो कुछ होता है, और मान लीजिए कि 30 लाख है और प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है 70-80 लाख में, तो बाकी सब कैश में हो गया और 30 लाख का ट्रांजैक्शन वो ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। तो इसमें डबल चीज का नुकसान है। आप इसलिए अलर्ट होने की जरूरत है कि देखिए अगर मान लीजिए कि वहां पर कोई बाद में
डिस्प्यूट हो जाता है एग्रीमेंट के बाद, तो आप उस कैश ट्रांजैक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लेम करते हैं तो कोर्ट कहता है देखिए भैया 269 एसटी है, उसमें तो प्रोविजन है 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते, तो आपने किया तो इसका मतलब आपने खुद से इलीगल काम किया, तो कोर्ट फिर आपको फेवर नहीं करेगा। कोर्ट कहता है जो इलीगल अगर आपने कोई भी कॉन्टेक्ट किया है, ये कॉन्टेक्ट एक्ट में भी प्रोविजन है कि अगर आपने कोई इलीगल कॉन्टेक्ट किया है तो उसके लिए कोर्ट आपके जो है उसके रेमेडी के लिए नहीं आपके सपोर्ट में उतरेगा। तो इसलिए एक तो वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, ऊपर से वो अगर आप इस तरीके का कोई स्टेटमेंट या कोई केस लेकर आते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि भाई हमने तो इतना पैसा, जैसे इस मामले में हुआ कि हमने जो 75 लाख कैश दिया है, एडवांस कैश दिया है, तो वहां पे वो मनी तो गया ही गया। 70 लाख 271 DMA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें ये प्रोविजन है, ये अभी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी कि उतने इक्वलेंट अमाउंट की पेनाल्टी भी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है, जब तक कि आप रीजनेबल ग्राउंड से सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि भाई क्यों आपने कैश दिया। ठीक है, तो रीजनेबल ग्राउंड इस सब के लिए हो ही नहीं सकता, या बहुत ही एक्सेप्शनल है कि भाई किसी केस में हो जाए, तो अदरवाइज तो फिर एक तरफ तो वो आपका हार्ड मनी गया जितना भी आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है, और ऊपर से आप क्लेम भी नहीं कर सकते, और ऊपर से पेनाल्टी भी लगेगी उतने ही अमाउंट की। तो इसलिए अलर्ट होने की जरूरत है, और जब गवर्नमेंट एक ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए कुछ लेकर आई है तो वो सब हम सबके फेवर में है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग एक्ट भी करना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी के अकॉर्डिंग भाई कैश ट्रांजेक्शन ना करें, जेन्युइनली दिखाएं, सारा शो करें, ताकि वो आगे जाके हमको, अभी नहीं तो आगे जाके फायदा देगा। भाई जब हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 80 लाख की है, तो हम 80 लाख अगर दिखाते हैं तो 80 लाख फिर प्रॉपर्टी का भी तो रेट उसी हिसाब से बढ़ के और आपको उतना ही मिलेगा। तो इसलिए हमें तो इसलिए ये अलर्ट होने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन स्ट्रिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के, तो इस पे अमल भी होगा। तो आप सब लोगों के लिए ये है कि आप इसको देखें और दूसरों को भी, अपने जानने वालों को भी बताएं। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। बताइएगा कैसे लगा वीडियो। नमस्कार।